अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे यूथ पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान पे, यानी कि जो हमारी नई नस्ल आई है, जो यंग लोग हमारे यहाँ हैं, 10 करोड़ है आउट ऑफ 17 करोड़, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या तरजीहात हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारी जो पिछली नस्लें, मैं मुझसे पहले के जो लोग थे, हम लोग कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ में ऐसे फंसे हुए हैं आज तक कि हम लोग उससे हट के सोच नहीं पाते। हम लोग अभी भी वो 47 की जो आज़ादी हुई थी, उस दौरान जो जंग हुई थी, कत्ल गारत हुई थी, उससे हम निकल नहीं पाए हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे फिक्स्ड आइडियाज़ जो थे पाकिस्तान के बारे में, वो भी हम उससे अलग नहीं हो पाते। कुछ हमारे एम्बिशंस ऐसे हैं जो शायद बिल्कुल अनरियलिस्टिक साबित हुए, लेकिन उस पर हमने बड़े पैसे वेस्ट किए और उससे भी हम निकल नहीं पाते। लेकिन जो अब नई पौध पैदा हुई है, जो लोग नए यंग लोग सामने आ रहे हैं, उनकी सोच जाहिर है, उनकी वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, उनके सोचने के तरीके अलग है। वो इस दौर में पैदा हुए जबकि इंटरनेट मौजूद है, जबकि टेलीविज़न मौजूद है, जबकि हर किस्म की इंफॉर्मेशन अब बहुत ज़्यादा ईजीली क्रॉस हो रही है। ट्रैवलिंग बहुत लोगों ने की है, बहुत लोग बाहर गए आए हैं। तो इन लोगों की सोच जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें बड़ी मुख्तलिफ लगती है और कई दफ़ा हम शॉक भी होते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी तादाद 10 करोड़ है, जाहिर है मुल्क इन्हीं का है, हम तो हमारी जनरेशन तब ख़त्म होने वाली है। तो आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। इस सिलसिले में मैंने 2 रिप्रेजेंटेटिव लोगों को दावत दी है। आइए पहले उनका तारुफ कराता हूँ, फिर उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शैला गुल साहिबा, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और आजकल वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च की हैसियत से OPIF के लिए काम कर रही हैं। इन्होंने काफ़ी सोशल इश्यूज़ पे बोला है, लिखा है और बिल्कुल डरती नहीं है, खुल के बात करती हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मदिया मुराद खान साहिबा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्टूडेंट अभी हैं, फाइनल ईयर में हैं। और इनकी एक और तारुफ ये है कि इनके वालिद मुराद अहमद खान साहब बहुत बड़े बिल्डर थे और साथ ही साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ OPIF थे। और उन्होंने हमारे प्रोग्राम पे और दूसरे चैनल्स पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के सजेशंस दिए हैं, जिसके बारे में हम आज मदिया से, क्योंकि अब वो मुराद साहब हमारे दरमियान नहीं है, एज ए फैमिली मेम्बर, उनसे हम उस पर तफसीली बात करेंगे। मदिया एंड इंशाल्लाह साहब, वेलकम टू माई शो। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी आप लोगों की सोच है, उसको हम अगर छुपाना चाहें या उससे नज़र हटाना चाहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आप लोग समझती हैं पाकिस्तान के बारे में, आप लोगों की जो पर्सपेक्टिव है, वो आप बयान करें, ताकि जो और लोग सुनने वाले हैं आप ही के जनरेशन के, उनको भी हिम्मत हो कि मज़ीद बोलें, और हमारी जैसे जनरेशन वालों को उससे लर्निंग कुछ पॉइंट मिले कि हम अपने सोच को तब्दील करें, क्योंकि हम लोग अभी तक फिक्स्ड हैं। चलो आपसे शुरू करता हूँ। आप OPIF के लिए रिसर्च करती हैं, आप उनकी जो रिकमेंडेशंस आती हैं उसमें आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और आपकी अपनी ज़ाती भी काफ़ी रिसर्च है। तो आप ये बताइए कि अभी जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, सबको पता है, तो हम आपसे पूछने ये चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो आपके तरजीहात क्या हैं, क्या किन मसलों को आप बड़ा समझते हैं और उन मसले का आप लोगों की नज़र में आपकी रिसर्च के मुताबिक हल क्या है? देखिए, जब हम पाकिस्तान के मुतालिक बात करते हैं तो अगर हम पिछले प्रीवियस नस्ल को देखें तो उनके जो तरजीहात थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारी नई नस्ल जो है वो बहुत कुछ चेंज लेकर आई है और बहुत कुछ चेंज चाहती है, जिसमें पाकिस्तान के जो मसाइल अभी रिसेंटली चल रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, जैसे टेररिस्ट, वर्ल्ड टेररिस्ट चल रहा है, जो मामला हैं उनको हल किया जाए और बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो हैं वो पूरी की जाए हर शहरी को। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। लेकिन आज तक हम सिर्फ अपने बेसिक नीड हासिल करने के बजाय अपने दिफा में इतना खर्च कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपने पड़ोसी ममालिक से हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको ज़रूर बेहतर करना चाहिए।
सबसे पहले जो ताल्लुकात बेहतर होंगे तो जाहिर है दिफा पे खर्च भी कम हो जाएगा, कम खर्च हो जाएगा, तो हम फिर अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। आपके ख्याल में बेसिक क्या क्या ज़रूरत है इस वक्त, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है? बेसिक जो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि एक ज़िंदा रहने के लिए जो इंसान को ज़रूरत है वो तो एक अलग मामला आ जाता है, इस पर शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जो मामलात हैं जो हमारी नई नस्ल को जो दरपेश हैं मामलात, वो इन्फ्लेशन। मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि जो अभी जो वायलेंस हम देख रहे हैं, जो गुर्बत देख रहे हैं, वो तो सबको नज़र आ रहा है, सब उस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन एज ए रिसर्च स्कॉलर आप लोग क्या देखती हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो होंगे? ये टेररिज्म है या लॉलेसनेस है, मोबाइल छीना जा रहा है, शहरों में डाके पड़ रहे हैं, तो इस सब के पीछे कुछ वजूहत होते हैं। दूसरे मुल्कों में जहाँ इन इश्यूज़ को टैकल कर लिया गया वहाँ ये सब मसले ख़त्म हो गए। सबसे पहले हम देखें जो मसला में दरपेश है, उन सब के पीछे जो मसाइल हैं उनके सब के पीछे एक ही वजह हमें नज़र आती है, वो है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कैसे पैदा की गई है या कहाँ से हमारे पास आई है, वो है नोट की ज़्यादा मकदार में छापना। अच्छा, नोट ज़्यादा मकदार में छापना। आप लोग ये समझती हैं कि नोट छपने की वजह से? जी हाँ, बिल्कुल। तेल की कीमत बढ़ने से? तेल की कीमत से नहीं, 100% जो है वो नोट छपने की वजह से इन्फ्लेशन जो है बढ़ती है। लेकिन नोट क्यों छापे जाते हैं? नोट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए छापे जाते हैं, मिलिट्री एक्सपेंसेस के पूरा करने के लिए छापे जाते हैं। कभी भी नोट इसलिए छापे नहीं गए हैं कि गरीबों के बहबूद के लिए या फलाह के लिए इस्तेमाल होंगे, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि सिर्फ जितनी ज़्यादा मिक़दार में नोट छापे जाते हैं इसी से फिर इन्फ्लेशन पैदा होती है। इन्फ्लेशन के बाद जो है फिर जब गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग क्राइम की तरफ रुक करते हैं, और अपने बेसिक नीड्स को हासिल करना तो कहीं ना कहीं से तो है। तो उसके लिए वो जद्दोजहद करते हैं, उस जद्दोजहद के नतीजे में वो क्राइम रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी तरह हम ये देखते हैं, बड़ी अच्छी साइंटिफिक बात की है, क्योंकि महंगाई के बारे में हर आदमी रो रहा है, गवर्नमेंट भी रोती है, लेकिन कोई खुल के ये बात नहीं कहता कि ये महंगाई का सोर्स क्या है। हमेशा 62 साल से जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें हमेशा यही कहा गया कि ये महंगाई तो अरबों की वजह से हो गई, तेल की कीमत बढ़ने से। हर जगह तेल को बड़ा यूज़ किया जाता यही चीज़ है, या इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की बात होती है। फैक्ट ये है कि 50 साल से जापान में कोई कीमत नहीं बढ़ी है। जापान सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ ऑयल है। ऑयल $6 का भी रहा, $10 का भी रहा, 140 का भी हुआ। जापान में आज तक इन्फ्लेशन नहीं हुआ, क्योंकि मनी सप्लाई वेरी टाइटली कंट्रोल्ड है। इसी तरह यूरोप में भी 1-2% इन्फ्लेशन होता है, उस पर भी वलवला मचता है। अमेरिका वगैरह में भी बहुत कम इन्फ्लेशन होता है। यहाँ आप देख लीजिए कि अभी शायद 18-19% इन्फ्लेशन चल रहा है, बीच में 30% भी रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया है महंगाई के मामले में। सोर्स ऑफ जो महंगाई है उसके बारे में बड़ा कंफ्यूज रखा गया है लोगों को, और ये आज से नहीं 62 साल से हो रहा है। लेकिन आज जो हम बैठे हुए हैं, एक अच्छी डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये हुई है कि पहली दफ़ा अभी जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने आके पब्लिकली कहा कि नोट का ताल्लुक है महंगाई से। एक तो ये एडमिशन, दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि पिछले तकरीबन अभी दिसंबर में ही उनका बयान आया था कि 5 महीने में हुकूमत ने 300 बिलियन नोट हमसे छपवाए हैं, जिसका मतलब हो गया कि तकरीबन 2 बिलियन डेली नोट छप रहे हैं। 2 बिलियन को अगर 170 से आप डिवाइड करें तो कोई 11 रुपये कुछ पैसे बनते हैं, जो डेली देखा जाए तो आवाम के पॉकेट से, हर पाकिस्तानी के पॉकेट से निकल रहा है। और जाहिर है उससे गुर्बत पैदा होगी। जो आदमी के 6000 तनख्वाह है उसके पॉकेट से रोज़ाना आप 11 रुपये निकालते जाए, उसके हर मेंबर के फैमिली, अगर 5 मेंबर है तो 55 रुपये निकल गए, तो जाहिर है वो फैमिली तो तबाही की तरफ चली इसी तरह गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने के लिए इन्फ्लेशन को, कि उनके लोग जो हैं चुप रहें और शोर ना मचाएं ज़्यादा, तो उसके लिए गवर्नमेंट की सैलरीज जो हैं, गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं उसकी 50% बढ़ जाती हैं, तो एक तरह से काबू पाने के लिए। मगर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए तो इसको फेस करना बहुत ही मुश्किल बात है। आप उनका सोचिए ना कि जो गाँव में अभी हम कहते हैं कि 5 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं इस मुल्क में, वो उनको क्या होगा? वो 5 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ हो जाएंगे, 7 करोड़ हो जाएंगे। तो इसी तरह 17 करोड़ में से अगर 7 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं तो ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। वो किसी दिन भी उनका हक है कि उठ के खड़े हो जाए। ये जो अभी निज़ाम है उसको उठा के फेंक देंगे। मुझे आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले आपके वालिद साहब ने एक बहुत ही अच्छी तजवीज़ मेरे प्रोग्राम में भी दी थी और चैनल्स में भी दी थी, जिसपे लोगों ने कहा था कि उनको उसी रात शायद पकड़ भी लिया जाएगा। मेरे ख्याल में उनको अरेस्ट तो नहीं किया गया, और अब तो अल्लाह उनको जन्नत दे। अब तो बेचारे वो दुनिया में भी नहीं रहे, अब पकड़ने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वो प्रपोजल मार्केट में गश्त कर रही है काफ़ी दिनों से। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के मसले तो बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई, यार ये कैसे बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा आप एक काम कर लें जो कि दुनिया भर में होता है कि शहरों से तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ऑल काइंड्स नेवी जो भी है सबको हटा दें और थोड़े से दूर 100 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर जहाँ भी आप डिटरमाइन करें उनको भेज दें। तो उन्होंने कहा कि उससे इतनी बड़ी रकम आएगी और उन्होंने 50 ट्रिलियन रुपए की बात की थी। अभी हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन जब उस जमाने में वो बात कर रहे थे 1 ट्रिलियन होता था। हमने कहा भाई 50 साल की टैक्स की आप बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ। और फिर बड़े बड़े और भी बिल्डर्स को हमने यहाँ भी बुलाया और लोग जगह भी बुलाया लोगों ने और सब ने इसकी तायद की। मुराद खान प्रपोजल मशहूर हुआ ये। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने उसके ये भी बताया था कि इनसे क्या हो सकता है। इस सिलसिले में आप लोग तो घर में बात करती होंगी, उन्होंने क्या इस पर तफसीलन आप लोगों को क्या बताया? जी, मेरे फादर बीइंग अ बिल्डर उन्हें अंदाज़ा था कि प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, तो उनका ये व्यू था कि जितने भी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा नहीं होता कि आर्म फोर्सेस के जो कंटोनमेंट्स हैं वो विद इन अ सिटी हों। नहीं, दुनिया में बिल्कुल, मैं वो तो दुनिया घूमे हुए थे, मैं भी पूरा दुनिया घुमा हूँ। यकीन मानिए मैंने कई जगह कोशिश भी की कि मुझे कोई आर्मी वाला नज़र आ जाए, ना कहीं नज़र नहीं आया। सऊदी अरेबिया एक दफ़ा मैं 700 किलोमीटर गया, एक जगह थी जहाँ पे कुवैत और सऊदी का बॉर्डर था, कि वहाँ सुना था कि बहुत बड़ा कंटोनमेंट है। जब उस शहर में पहुँचा मैंने कहा कि भाई कंटोनमेंट है, तो हंसने लगे लोग, कहते हैं आप पागल हो गए, शहर में आ गए हो कंटोनमेंट ढूंढने के लिए? कंटोनमेंट तो 100 किलोमीटर दूर है और आप वहाँ जा भी नहीं सकते हो। जी, बिकॉज शहर में ज़रूरत भी नहीं होती उनकी। तो उनका ये मानना था कि जो शहर मतलब कराची में अगर आप देख लें कितने सारे कंटोनमेंट आपको दिख जाते हैं, कारशाज में, मलीर के पास, और ये तो उनका ये था कि अगर पाकिस्तान में जितने भी विद इन द सिटी कंटोनमेंट्स हैं अगर उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए और वो सारी ज़मीनें जो हैं वो बाय ऑक्शन अगर सेल कर दी, प्रॉपर ऑक्शन, वो उन्होंने ये कहा था कि थ्रू कंप्यूटर होना चाहिए। हाँ, थ्रू कंप्यूटर, वही सिस्टम जो हांगकांग और सिंगापुर में है। एक लॉट आप कहते हैं कि जी इज ओपन फॉर इंटरनेशनल बिडिंग एंड नोबडी नोज के हु इज बिडिंग व्हाट। इंटरनेशनल बिडिंग हो सके ताकि उसकी फेयर वैल्यू जो है वो भी आपको मिल सके। उससे आएगा 50 ट्रिलियन जी। उस विदाउट, अगर हम आपस में पार्टनरशिप, वो तो करप्शन, वो तो हो जाएगा और फलाने को दे दो सस्ते में, फलाने को दे दो, तो वही करप्शन आ जाएगी उसमें। हाँ, अगर वो फिजिकल वाला करेंगे तो इसमें पता चला कि 3 आदमी बैठ गए ड्रामे के लिए और वो आपस में। अच्छा, वो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और बात कही थी कि ये तो बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि अभी भी मैं भी सोचता हूँ तो मेरा माइंड बॉगल करता है, इट्स वेरी वेरी लार्ज अमाउंट। अगर 50 नहीं 40 भी अगर हो जाए ट्रिलियन तो इट्स वेरी वेरी लार्ज अमाउंट। तो हाउ ही वांटेड टू डिवाइड दिस अमाउंट, हाउ ही वांटेड टू यूज इट, थोड़ा सा इस पर बताएं लोगों। जी, 50 ट्रिलियन एक एस्टिमेट है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। उसका डिवीजन ये हो सकता है कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा जो मसला है जो कि हमारे बजट में काफ़ी ज़्यादा 1/3 जो है वो हमारा कंज्यूम करता है, हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो हमारा डेब्ट्स है, जिसकी रीपेमेंट में हमारा मतलब 1/3 बजट जो है वो चला जाता है, रीपेमेंट में जाता है। जी, प्रोग्राम से पहले बता रही थी जी। तो उसके लिए हम वो कितना है इस वक्त? इस वक्त तकरीबन 10 ट्रिलियन के करीब जो है। 58 तो शायद मिलियन डॉलर एक्सटर्नल और बाकी इंटरनल है। तो 10 ट्रिलियन जो है हम उससे जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेट को पे ऑफ कर सकते हैं। फारिग हो गया। जी बिल्कुल, है ना। अभी जैसे 3000 का जो हमारा बजट है उसमें से 1000 बिलियन मेरे ख्याल में इस पे जा रहा है। ठीक है। बाकी 8 ट्रिलियन अगर हम जो आर्मी को शहर से बाहर निकालने के बाद जब उनको हम उनके आर्म बेसिस बनाने के लिए हम खर्च कर सकते हैं। 8 ट्रिलियन बन जाएंगे। जी ऑलमोस्ट काफी रकम। कोई कैलकुलेशन जरूर की होगी, क्योंकि यहाँ भी जितने लोग रह रहे हैं घरों में और जो उनके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके हिसाब से तो 8 ट्रिलियन में वो बन गया। हाँ, अभी भी जहाँ रह रहे हैं उनकी हुआ खर्च कंडीशन काफी बच गया। जी। फिर बाकी को क्या करने का सोचा उन्होंने? बाकी का ये कि जो कंट्री की बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए बाकी अमाउंट से। लाइक जैसे हमारा साफ पीने का पानी, ये बहुत बड़ा मसला है। दैट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज साफ पानी बहुत अहमियत का हामिल है हर चीज़ से ज़्यादा। कहते 40% बीमारियां गंदे पानी की वजह से। तो अगर आपने ये टेक केयर कर लिया कि एवरी पाकिस्तानी गेट्स क्लीन वाटर, उसमें उनकी क्या एस्टिमेट थी कॉस्ट की? कि तकरीबन 5 ट्रिलियन अगर हम इस पे लगाएं तो पूरा पाकिस्तान पीने का साफ पानी पी लेगा, गांव-गांव तक, बलूचिस्तान में भी बिल्कुल। और उससे 40% आपकी बीमारी चली गई, एक सेहतमंद कौम की बुनियाद रख दी गई। सेकंड,
उसके बाद 5 ट्रिलियन हम जो है वो बेसिक जो मेडिकल के लिए हम कर सकते हैं कि लाइक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जो कि प्रिवेंटिव मेडिकेशन के लिए, अच्छा, ताकि जो गवर्नमेंट जो है वो जगह जगह अपनी डिस्पेंसरीज बना सके और जो बेसिक जो छोटी छोटी मेडिसिन और छोटी बीमारियाँ ये सब इंजेक्शंस जो होते हैं जो पोलियो वगैरह के लिए, और जो तो ये 5 ट्रिलियन में पूरे मुल्क में हो जाएगा जी 5 ट्रिलियन में। अच्छा, उसके बाद ये नंबर 1 नंबर 2 उनकी प्रायोरिटी हो गई। नंबर 3 हमारे पास जो है वो खाने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है। अगर 5 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं जी, तो अगर हम 5 ट्रिलियन अगर 5 ट्रिलियन देंगे तो ये काफ़ी हद तक मेल न्यूट्रिशन जो कम से कम 2200 कैलोरीज जो कैलोरीज है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं सब्सिडाइज करके या किसी भी सूरत में आप उनको प्रोवाइड करना चाहेंगे। उसके बाद जो हमारी नीड बनती है वो मॉडर्न एजुकेशन की। इस्लामिक एजुकेशन तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, पर मॉडर्न एजुकेशन में लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, क्योंकि टीचर सेक्शन जी वो प्रोवाइड की वो समझते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी 5 ट्रिलियन मैक्सिमम हम जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी 5 ट्रिलियन जो है वो हम लैंड रिफॉर्म के लिए उसकी उस पे जो एक्सपेंस जी गांव में देहाती इलाकों में 200 एकड़ और यहाँ पे शहरों में 60 गज यार्ड जो है उसकी फैसिलिटेशन। अच्छा, हाँ, वो ये कहते थे कि लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए, 2 एकड़ गांव में हर इंसान को मिलना चाहिए, यहाँ 60। अच्छा, उससे सिर्फ वो कहते हैं कि जो भी खर्च वर्च होंगे आपको कंप्यूटराइजेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारे इनिशियल एक्सपेंसेस हो गए, उस पर 5 तो ये 25 ट्रिलियन ये हो गए। और उससे पहले आपने अभी भी 10 के अब कितना बच गया 8 के बच गया 7 to 8। तो वो उसका क्या होगा? 7 to 8 ट्रिलियन को जो है वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उससे जो आर्मी के ही अपने एक्सपेंसेस जो फर्दर एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि बजट में सबसे ज़्यादा हिस्सा आर्मी का भी जो है वो होता है आर्मी एक्सपेंसेस का, तो उसे अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो उससे जो है वो 8 ट्रिलियन के करीब बच जाएगा। 8 ट्रिलियन को अगर आप 10% पे भी इन्वेस्ट कर दें, व्हिच इज लो, एक्चुअली इट कुड बी मोर, तो 800 बिलियन अभी हमारा जो लेटेस्ट फिगर है 450 का है जी, 450 की मोर देन एनफ। तो इस फॉर्मूले के तहत तो आपने वो 1/3 तो वो पहले ख़त्म कर दिया, और दूसरा 1/3 ऑलमोस्ट जो है आर्मी का वो भी खत्म हो गया, तो आपका बजट तो बड़ा इजी हो गया। ये जो भी गैप है बिटवीन, अभी हमारे 1300 की टैक्स कलेक्शन है, 3200 का खर्चा है, अदर इनकम वगैरह जो हमें अमेरिका वगैरह से मिल जाता है वो 600-700 बिलियन मिल जाता है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है वो पूर्ण हो सकता है। इसका मतलब फिर देयर विल बी नो नीड, जैसे शैला ने कहा कि मनी नोट छाप की हुकूमत चल रही है इस वक्त, उसी से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो जब ये नहीं होगा तो फिर इन्फ्लेशन भी नहीं होगा जी, बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा और इकॉनमी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और ये जब आप लोगों को पानी पिला देंगे, उनको बेसिक खाना खिला देंगे, उनको घर दे देंगे रहने के लिए, उनको ज़मीन दे देंगे, तो फिर बड़ा पुरअमन माहौल क्रिएट हो जाएगा। अल्लाह उनको जन्नत में अच्छी जगह दे। और अगर इस प्लेटफॉर्म पर अमल हो गया, जिसने भी सुना है वो उसको यकीन ही नहीं आता कि सोचते कोई अजीब गरीब बात हो रही है, लेकिन हो सकता है ये, मैं फुली एग्री करता हूँ। एंड आई अप्रिशिएट कि आप आई और आपने इस पर रोशनी डाली। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, हम अब लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।